इमामा, तुम बच्चों के साथ पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाओ। इस रात उसने बिलाखिर इंतज़ार किए बगैर वो हल इमामा के सामने पेश कर दिया था। इमामा को उसकी बात समझ में ही नहीं आई थी। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ तुम हुमैन, इनाया और रईसा के साथ पाकिस्तान आ जाओ। मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है। मैं उनके पास नहीं ठहर सकता, लेकिन मैं उन्हें इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकता। तुमने देखा है पापा को? वो बेहद रंजीदा था। हम उन्हें अपने पास रख सकते हैं, वहाँ अमेरिका में। इमामा ने जैसे एक तजवीज़ पेश करने की कोशिश की थी। वो ये घर नहीं छोड़ेंगे और मैं इस उम्र में उन्हें और अपसेट करना नहीं चाहता। तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मैं आता जाता रहूँगा। जिब्रील वैसे भी यूनिवर्सिटी में है, उसे घर की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो अमेरिका में भी सफ़र करता रहता हूँ ज़्यादा। मुझे वहाँ फैमिली होने ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो उससे नज़रें मिलाए बगैर कह रहा था। इमामा उसका चेहरा देखती रही। वो सब कुछ इस तरह आसान बनाकर पेश कर रहा था जैसे ये कोई मसला ही नहीं था। 2 मिनटों का काम था जो किया जा सकता था। तुम्हारे अपने पेरेंट्स भी हैं यहाँ, वो भी बहुत बूढ़े हैं। तुम यहाँ रहोगी तो उन सब की देखभाल कर सकोगी, वो उससे कह रहा था। इमामा ने कुछ खफगी से उससे कहा, तुम ये सब मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे सालार, इसलिए उनका हवाला ना दो। तुम उनके पास रहना नहीं चाहती क्या? सालार ने जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तुम उनके बारे में फिक्रमंद नहीं होती क्या? उन्हें इस उम्र में देखभाल की जरूरत होगी। कोई 24 घंटे साथ ना रहे, चंद घंटे ही रहे, लेकिन हाल चाल पूछने वाला हो। वो कह रहा था, अपने वालदेन की बात करने से ज्यादा उसके वालदेन की बात कर रहा था। इमामा को बुरा लगा। उसे इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग की जरूरत नहीं थी। सालार, इतने सालों में कभी पहले तुमने मेरे पेरेंट्स की देखभाल को इशू बनाकर मुझे पाकिस्तान में रखने की बात नहीं की। आज तुम उनको इशू ना बनाओ। वो कहे बगैर नहीं रह सकी थी। हाँ, नहीं की थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी अपने पेरेंट्स का ये हाल भी नहीं देखा था। उसने जवाबन कहा। वो कायल नहीं हुई। मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, उसने इसी अंदाज में कहा था। तुम उनके पास रहना नहीं चाहती यहाँ घर पर? सालार ने दो टोक अंदाज में उससे पूछा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उसने जवाबन कहा। सालार ने उससे नजरें चुरा ली। उन सबको तुम्हारी जरूरत है इमामा, और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, इमामा ने गिला किया था। उन सब के पास जिंदगी के ज्यादा साल नहीं है। मैं ये बोझ अपने ज़मीर पर नहीं लेना चाहता कि मैंने जिंदगी के आखिरी सालों में अपने माँ बाप की परवाह नहीं की। वो उससे कह नहीं सकी। वो उसके साथ भी तो इसलिए चिपकी रहना चाहती थी। उसे भी तो उसकी जिंदगी का पता नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा था 5-7 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, और वो उसे इससे भी पहले से अलग कर रहा था। वो ये सारी बातें जुबान पर नहीं ला सकती थी, क्योंकि वो ये सारी बातें सोचना ही नहीं चाहती थी। जिंदगी के किसी भयानक ख्वाब के बारे में, मुस्तकबिल के बुरे दिनों के बारे में। वो फिलहाल सिर्फ हाल के बारे में सोचना चाहती थी, जो सामने था, जो आज था। वो उसी में जीना चाहती थी। तुम्हें मेरी जरूरत है सालार, अकेले तुम कैसे रहोगे? वो उससे कह रही थी। मैं रह लूंगा इमामा, तुम जानती हो मैं काम में मसरूफ हूं तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। ये सच था, लेकिन उसको नहीं कहना चाहिए था। इमामा हर्ट हुई थी। वो कुछ बोल नहीं सकी। उसकी आंखें आंसुओं से पल में भर गई थीं। सालार उसके बराबर सोफे पर बैठा था। उसने इमामा से नजरें चुराने की कोशिश की थी, नहीं चुरा सका। जिंदगी में इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचता है तो खुद गर्ज हो जाता है। उसने इमामा को वजाहत एक फिलॉसफी में लपेट कर पेश करने की कोशिश की थी।
इमामा कायल नहीं हुई। मुझे पता है तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ना मेरी ना बच्चों की। तुम्हारे लिए काम काफ़ी है। काम तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी तफरीह भी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे और बच्चों के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा काम और तफरीह सिर्फ तुम लोग हो। उसने भराई हुई आवाज़ में गिला भी किया, उसकी बेहिसी भी जताई, अपनी मजबूरी भी सुनाई। तुम ये नहीं सोचते कि तुम भी अंडर ट्रीटमेंट हो, तुम्हें भी किसी ख्याल रखने वाले की ज़रूरत है। वो जैसे उसे याद दिला रही थी, बीमारी का नाम लिए बगैर, कि उसे भी किसी तीमारदार की ज़रूरत थी। उसने जैसे इमामा के खदशात दीवार पर पढ़कर भी फूंक से उन्हें उड़ाया था। मैं पापा को इस हाल में यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकता, नौकरों के ऊपर। मैं हुमैन को उनके पास रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं हुमैन को अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुम्हारी ज़रूरत है इस घर को। तुम इसे रिक्वेस्ट समझो, खुद गर्जी या फिर इसरार, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ इस घर में। उसने सालार की आवाज़ और आंखों में रंजीदगी देखी थी। मेरे लिए तुम्हारे बगैर रहना बेहद मुश्किल है। मैं आदी हो गया हूं तुम्हारा, बच्चों का, घर के आराम का। लेकिन मेरे बाप के बेहद एहसानात हैं हम पर, सिर्फ मुझ पर ही नहीं, हम दोनों पर। मैं अपने आराम को उनके आराम के लिए छोड़ने का हौसला रखता हूं। ये फर्ज है मुझ पर। वो जो कुछ उससे कह रहा था वो मशवरा और राय नहीं थी, ना ही दरख्वास्त। वो फैसला था जो वो कर चुका था और अब सिर्फ उसे सुना रहा था। वो उसका चेहरा देखती रह गई। वो गलत नहीं कह रहा था, लेकिन गलत वक्त पर कह रहा था। वो उससे कुर्बानी मांग रहा था, लेकिन बहुत बड़ी मांग रहा था। वो कुछ भी कहे बगैर उसके पास से उठकर गई थी। वो फरिश्ता नहीं थी, लेकिन ये बात सालार की समझ में नहीं आई थी। 2 हफ्तों के बाद अमेरिका वापस जाते हुए सालार ने सिकंदर उस्मान को अपने फैसले के बारे में बताया था। वो खुश नहीं हुए थे। नहीं, बेवकूफ़ी की बात है ये, इमामा और बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना। उन्होंने फौरी तौर पर कहा था, उनकी स्टडीज़ का हर्ज होगा, और यहाँ ला क्यों रहे हो उन्हें? तू क्या बनती है? सालार ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो उनके लिए कर रहा था ये सब। बस पापा, वहाँ मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना, माली तौर पर। उसने बाप से झूठ बोला। वो उन्हें ज़ेरे एहसान करना नहीं चाहता था। यहाँ कुछ अरसा रहेंगे तो थोड़ी बहुत बचत कर लेंगे हम, उसने बेहद रवानी से सिकंदर उस्मान से कहा। लेकिन तुम तो कह रहे थे SIF बहुत कामयाब है, तुम्हारा पैकेज बहुत अच्छा है। वो कुछ मतवहश हुए। हाँ, वो तो बहुत अच्छा जा रहा है, इसके हवाले से मसाइल नहीं है मुझे, लेकिन बस सेविंग नहीं हो पा रही। फिर बच्चियां बड़ी हो रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ साल पाकिस्तान में रहें, अपनी वैल्यूज़ का पता हो, फिर ले जाऊंगा उन्हें। उसने अपने बहाने को कुछ इजाफी सहारे दिए। सिकंदर उस्मान अभी भी पूरी तरह कायल नहीं हुए थे। तुम अकेले कैसे रहोगे सालार? तुम्हारा भी इलाज हो रहा है। बीवी बच्चों के बगैर वहाँ कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? वो अपनी तशवीश का इजहार कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास जो अकाउंट में कुछ रकम है वो तुम्हें दे दूँ, ताकि तुम्हें अगर कोई फाइनेंशियल मसला है तो। सालार ने उनकी बात काट दी। बस पापा, अब नहीं। उसने बाप का हाथ पकड़ लिया। अब और कुछ नहीं। कितना करेंगे आप मेरे लिए? मुझे भी कुछ करने दें। एहसान नहीं कर सकता तो हक ही अदा करने दे मुझे। उसने अजीब बेबसी से बाप से कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। सालार ने एक बार फिर उनकी बात काटते हुए कहा। मुझे भी आपकी फिक्र रहती है पापा। इस ही लिए रखना चाहते हो उन सबको यहाँ? सिकंदर उस्मान जैसे बूझ गए थे। आप जो चाहे समझ लें। मैं और तैयबा बिल्कुल ठीक हैं, पुराने मुलाजिम हैं,
हमारे पास वफादार, सब ठीक है। तुम मेरी वजह से ये मत करो। वो अब भी तैयार नहीं थे। औलाद पर उन्होंने हमेशा एहसान किया था। एहसान लेने की आदत ही नहीं थी उन्हें, और वो भी उम्र के इस हिस्से में बेहद ख्वाहिश होने के बावजूद, मजबूर हो जाने के बावजूद सिकंदर उस्मान औलाद को अपनी वजह से तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। मैं वैसे भी सोचता हूँ फैक्ट्री जाया करूँ कभी कभार। काम मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है, इसलिए ज़्यादा भूलने लगा हूँ मैं। वो अपने अल्जाइमर की शक्ल बदल रहे थे। तुम्हारे बच्चों और बीवी को तुम्हारे पास रहना चाहिए सालार। तुम ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ मत रखो, मेरे और तैयबा के लिए बस। उन्होंने जैसे सालार को समझाने की कोशिश की। ज़बरदस्ती नहीं रख रहा पापा, उनकी मर्जी से ही रख रहा हूँ। वो यहाँ आकर हमेशा खुश होते रहे हैं, अब भी खुश होंगे। उसने बाप को तसल्ली दी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था बाप का तज्जिया कितना दुरुस्त होने वाला था। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान शिफ्ट होने की सबसे ज़्यादा मुखालिफत हुमैन सिकंदर की तरफ से आई थी, और ये मुखालिफत सिर्फ सालार के लिए ही नहीं, इमामा के लिए भी खिलाफ तवक्को थी। वो पाकिस्तान जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दादा के साथ उसकी बनती भी बहुत थी, और वो दादी का लाडला भी था। पाकिस्तान में उसे बड़ी अट्रैक्शंस दिखती थी, और अब यकबैक मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान जाकर रहने पर सबसे ज़्यादा एतराज़ात उसी ने किए थे। बेटा, दादा और दादी बूढ़े हो गए हैं। तुमने देखा वो बीमार भी थे, उन्हें केयर की ज़रूरत है। इमामा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। उनके पास सर्वेंट हैं, वो उनका अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल कायल हुए बगैर बोला। सर्वेंट उनकी अच्छी केयर नहीं कर सकते, इमामा ने जवाबन कहा। आप उन्हें ओल्ड होम भेज दें। वो इस मुआशरे का बच्चा था, इसी मुआशरे का बेरहम लेकिन अमली हल बता रहा था। कल को हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमें भी ओल्ड होम में भेज दोगे? इमामा ने कुछ नाखुश होते हुए उससे कहा। आप उन्हें यहां ले आए। हुमैन ने मां की खफगी को महसूस किया। वो यहां नहीं आना चाहते, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, इमामा ने उससे कहा। फिर हम भी अपना घर क्यों छोड़ें? मैं अपना स्कूल क्यों छोड़ूं? वो दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागों में से एक था। गलत बात नहीं कह रहा था, मंतक की बात कर रहा था। दिमाग का सबसे बड़ा मसला यही होता है, वो अक्ल से सोचता है, दिल से नहीं। ये हमारा घर नहीं है हुमैन, किराए का है। हम सिर्फ यहाँ रह रहे हैं, और जब हम पाकिस्तान चले जाएंगे तो बाबा और जिब्रील इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं होगी। जिब्रील वैसे भी यूनिवर्सिटी में है। तुम्हारे पापा न्यूयॉर्क शिफ्ट होना चाहते हैं, इमामा उसे कहती चली गई थी। जिब्रील पाकिस्तान नहीं जाएगा। हुमैन ने पूछा। नहीं, तुम्हारे बाबा उसे इसलिए पाकिस्तान भेजना नहीं चाहते क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में है, उसकी स्टडीज़ मुतासिर होंगी, इमामा ने उसे समझाया। मेरी भी तो होंगी, मुझे भी हर साल MIT जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? वो खफा हुआ था और बेचैन भी। उसे अपना समर प्रोग्राम खतरे में पड़ा दिखा था। तुम अभी स्कूल में हो, जिब्रील यूनिवर्सिटी में है, और पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। तुम कवर कर लोगे सब कुछ, जिब्रील नहीं कर सकेगा। उसे आगे मेडिसिन पढ़नी है। इमामा उसे वजाहत देने की कोशिश कर रही थी, जो हुमैन के दिमाग में नहीं बैठ रही थी। ये फेयर नहीं है मम्मी, हुमैन ने दो टोक अंदाज में कहा। अगर जिब्रील पाकिस्तान नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे MIT जाना है। वो वाज़े तौर पर बगावत कर रहा था। ठीक है, तुम मत जाओ, मैं, इनाया और रईसा जाते हैं। तुम यहां रहना अपने बाबा के पास। इमामा ने एकदम उससे बहस करनी बंद कर दी थी। वो कुछ मजीद बेचैन हुआ। ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है और हम सब उसको मानेंगे। तुम नाफरमानी करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, इमामा कहते हुए वहां से उठकर चली गई थी। दुनिया के वो दो बेहतरीन दिमाग एक दूसरे के मुकाबिल आ गए थे।
तुम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हुमैन? उस रात सालार ने हुमैन को बिठाकर पूछा था। इमामा ने उसे रात के खाने से कुछ देर पहले उसके इनकार के बारे में बताया था। नहीं, हुमैन ने बाप की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, और कोई भी नहीं जाना चाहता। उसने मजीद बताया, मैं किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। सालार ने उसे टोक दिया। हुमैन सर झुकाए चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। फिर उसने सर उठाकर बाप को देखा और नफी में सर हिला दिया। वजह? सालार ने इसी अंदाज में कहा। बहुत सारी हैं, उसने बेहद मुस्तहकम अंदाज में बाप को जवाब दिया। किसी भी काम को करने या ना करने की सिर्फ एक वजह होती है, बाकी सब बहाने होते हैं। इसलिए तुम सिर्फ वजह बताओ, बहाने नहीं। सालार ने अपने 11 साला बेटे के ज़ख़ीरा अल्फाज की हवा निकालते हुए कहा। हुमैन इस मुलाकात के लिए पहले से तैयार था और वजूहात को जमा करने पर भी अच्छा खासा वक्त सर्फ कर चुका था। बाप ने जैसे उंगली से पकड़कर दोबारा जीरो पर खड़ा कर दिया था। मैं पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं हो सकता, हुमैन ने बिलाखिर एक वजह तलाश करके पेश की। तुम तो कांगो में एडजस्ट हो सकते हो, तो पाकिस्तान में भी हो जाओगे। अफ्रीका से ज्यादा बुरा नहीं, सालार ने इसी अंदाज में कहा। तब मैं छोटा था, हुमैन ने मुदाफियाना अंदाज में कहा। तुम अब भी छोटे ही हो, सालार ने बात काटी। लेकिन मैं बड़ा हो रहा हूं, हुमैन ने जैसे एतराज किया। इसमें काफी टाइम लगेगा, तुम्हारे लिए कम अज कम 25 साल। सालार ने बेहद संजीदगी से उसे छेड़ा। वो बाप को देखकर रह गया। आई एम सीरियस बाबा, उसने सालार की बात से महजूज हुए बगैर कहा। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, और ये मम्मी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। वो किसी बड़े की तरह बाप के फैसले पर तबसरा कर रहा था। सालार खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। मुझे यहां तालीम हासिल करनी है, मैं वहां छुट्टियों पर जा सकता हूं, हमेशा के लिए नहीं। वो बिल्कुल अमरीकी अंदाज में बेहद साफगोई से बाप को बता रहा था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। चंद सालों की बात है हुमैन, इसके बाद तुम भी इस काबिल हो जाओगे कि अमेरिका वापस आकर कहीं भी पढ़ सको, सालार ने उसकी बात के जवाब में कहा। वो 11 साल का बच्चा बाप को बेहद मुदल्लिल अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा था। चंद साल से बहुत फर्क पड़ता है, 1 साल से भी बहुत फर्क पड़ता है, उसने सालार की बात के जवाब में कहा। तो तुम ये कुर्बानी नहीं दोगे? सालार ने इस बार बात बदली। जिब्रील भी तो दे सकता है कुर्बानी, आप भी तो दे सकते हैं, मैं ही क्यों? उसने जवाबन इसी अंदाज में कहा। दुनिया के बड़े बड़े इदारों के बराबर आके उनके सामने बैठकर उनसे कारोबारी उमूर तय करना और बात थी, उनके सवालात और एतराज़ात के अंबार को समेटना आसान काम था। अपने 11 साल के बेटे को इस बात पर कायल करना ज्यादा मुश्किल था कि वो कुर्बानी क्यों दे जो उसका भाई नहीं दे रहा था, उसका बाप भी नहीं दे रहा था। फिर वो क्यों? और इस क्यों का जवाब फार्मूलों और कुलियों में नहीं मिलता था, सिर्फ इन इखलाकी इक़दार में मिलता था जिन पर उसने अपनी औलाद की तरबियत की थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी औलाद उससे ये सवाल कर रही थी। तुम जानते हो तुम्हारे दादा को अल्जाइमर है, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें ज़रूरत है कि कोई उनके पास हो। तुमसे उन्हें ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए मैं चाहता था तुम उनके पास रहो। सालार ने जैसे वो जवाब ढूंढना शुरू किए जिनसे वो उसे समझा सकता। वैसे भी जब तुम्हारी मम्मी इनाया और रईसा के साथ यहाँ से चली जाएंगी तो तुम यहाँ किसके पास रहोगे? घर में तुम्हारी देखभाल के लिए कोई नहीं होगा, सालार ने कहना शुरू किया। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, हुमैन ने बाप की बात खत्म होने पर कहा। मैं इतना छोटा नहीं हूँ बाबा, मैं अकेला रह सकता हूँ। आप मुझे बोर्डिंग में भी रख सकते हैं या फिर मैं किसी रिश्तेदार के पास भी रह सकता हूँ। उसने सालार के सामने एक के बाद एक हल रखना शुरू किया। इनमें से एक भी ऑप्शन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, तुम्हें सबके साथ पाकिस्तान जाना है,
सालार ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। आप मुझ में और जिब्रील में फर्क क्यों करते हैं बाबा? उसके अगले जुमले ने सालार का दिमाग घुमा कर रख दिया था। उसने अपने 11 साला बेटे का चेहरा देखा, जिसने जिंदगी में पहली बार उससे ऐसा सवाल या ऐसी शिकायत की थी। फर्क? तुम इस फर्क की वजाहत कर सकते हो? सालार पहले से भी ज्यादा संजीदा हो गया था। वो समझता था कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे उसे समझाने में, और अब जैसे एक पेंडोरा बॉक्स ही खुलने लगा था। आप जिब्रील को मुझसे बेहतर समझते हैं। अगला तबसरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले वो देखते रहे। फिर कुछ देर बाद सालार ने उससे कहा, और मैं उसे क्यों बेहतर समझता हूं? वो जैसे उसके इस इल्जाम की भी वजाहत चाहता था। क्योंकि वो हाफिज कुरान है, मैं नहीं हूं। बेहद रवानी से कहे गए इस जुमले ने सालार को सुन कर दिया था। वो वाकई पेंडोरा बॉक्स ही खोल बैठा था, लेकिन बहुत गलत हवाले से। वो बागी नहीं था, ना ही बदतमीज, ना ही बदलिहाज, लेकिन वो जो सोचता और महसूस करता था वो कह देता था। जिंदगी में पहली बार सालार को लगा वो सिकंदर उस्मान था और अपने सामने आन बैठा था। लाजवाब, बेबस। तारीख यकीनन अपने आप को दोहराती है, लेकिन अपनी मर्जी के वक्त पर। तुम्हें जिब्रील बुरा लगता है? सालार ने बेहद मधुम आवाज में उससे पूछा। वो मेरा एक ही भाई है, मुझे वो कैसे बुरा लग सकता है? लेकिन मुझे आप लोगों का ये रवैया अच्छा नहीं लगता। हुमैन को ये शिकायत कब से होनी शुरू हुई थी, इसका अंदाजा सालार को नहीं हुआ, लेकिन वो उस वक्त वहां अजीब सी कैफियत में बैठा हुआ था। ऐसा नहीं है हुमैन, उसने हुमैन से कहा। वो अपने शबख्वाबी के पाजामे को घुटने से रगड़ रहा था, जैसे उसमें सुराख ही कर देना चाहता हो। बाबा, मैं आ जाऊं? वो जिब्रील था जो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था। गुफ्तगू के अजीब मरहले पर वो अंदर आया था। सालार और हुमैन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कुछ जुज़बुज़ हुए थे। हाँ, आ जाओ, सालार ने उससे कहा। वो अंदर आकर हुमैन के बराबर में सोफे पर बैठ गया। फिर उसने एक नज़र हुमैन को देखा, जो उससे नजरें नहीं मिला रहा था। फिर उसने बाप से कहा, दादा के पास मैं पाकिस्तान चला जाता हूं। मैं ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी देखभाल कर सकूंगा। कमरे में अजीब खामोशी छाई थी। ना सालार कुछ कह सका, ना हुमैन कुछ बोल सका था। उन दोनों की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन जिब्रील फिर भी यकीनन ये गुफ्तगू सुनकर ही आया था। मम्मी और हुमैन यहीं रहें, आपके पास। मैं अकेला भी उनको संभाल सकता हूं। वो हमेशा की तरह मध्यम और मुस्तहकम आवाज में कह रहा था। पाकिस्तान में वैसे भी मेडिसिन की तालीम के लिए कम वक्त लगता है। यूनिवर्सिटी का साल ज़ाया होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतने आराम से कह रहा था जैसे ये कोई मसला ही नहीं था। जिब्रील ऐसा ही था, किसी तरद्दुद के बगैर मसले का हल निकालने वाला। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा जिब्रील, सालार ने उसे दरमियान में ही टोक दिया। मैं घर में सबसे बड़ा हूं बाबा, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। हुमैन को आप यहीं रहने दें और मुझे जाने दें, और मैं ये सब बहुत खुशी से कह रहा हूं, मुझे कोई खफगी नहीं है। जिब्रील ने सालार के टोकने के बावजूद उससे कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके कमरे से जाने के बाद भी सालार और हुमैन खामोश ही बैठे रहे। वो बेहद हतक आमेज सूरत हाल थी, जिसका सामना उन दोनों ने चंद लम्हे पहले किया था। मेरे और इमामा के लिए तुम में और जिब्रील में कोई फ़र्क नहीं। उसे कुरान पाक हिफ्ज़ करने की वजह से इज़्ज़त देते हैं, लेकिन तुम तीनों पर उसे फ़ौक़ियत नहीं देते। इसलिए ये कभी मत समझना कि हम दोनों तुम चारों में कोई तफरीक करेंगे। सालार ने बहुत लंबी खामोशी के बाद उससे कहना शुरू किया था। तुम्हारे दादा मेरी जिम्मेदारी हैं, और मेरा ख्याल था मैं अपनी जिम्मेदारी जिब्रील और तुम्हारे साथ बांट सकता हूं। इसलिए ये कोशिश की।
लेकिन तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा मैं। तुम नहीं जाना चाहते, मत जाओ। सालार उससे कहता हुआ उठकर चला गया। हुमैन वहीं बैठा रहा, सर झुकाए, खामोश, सोचते हुए। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे खफा नहीं होगे। जिब्रील स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। जब उसने कमरे का दरवाजा खुलते और हुमैन को अंदर आते देखा, दोनों के दरमियान खामोश नजरों का तबादला हुआ। फिर जिब्रील दोबारा अपनी किताब की तरफ मतवज्जो हो गया। हुमैन बिस्तर पर जाकर लेट गया और उसे देखता रहा। फिर उसने बिलाखिर उसे मुखातिब किया था। खफा? जिब्रील ने पलटकर उसे कुछ हैरानी से देखा था। क्यों? हुमैन उठकर बैठ गया। बड़े मोहतात अंदाज में उसने गुफ्तगू का आगाज किया। तुमने हमारी बातें सुनी थी? वो कुछ भी कहने से पहले जैसे तस्दीक चाहता था। एक लम्हा के लिए जिब्रील उसे देखता रहा। फिर उसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। हुमैन के तासुरात बदले। थोड़ी शर्मिंदगी ने उसे जैसे कुछ और दिफाई पोजीशन पर खड़ा किया था। इसीलिए पूछ रहा था, तुम मुझसे खफा तो नहीं होना? हुमैन ने अब अपने जुमले को जरा सा बदला। नहीं, जिब्रील ने इसी अंदाज में कहा। हुमैन अपने बिस्तर से उठकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया। लेकिन मुझे मायूसी जरूर हुई। जिब्रील ने उसके करीब आने पर जैसे अपने जुमले को मुकम्मल किया। हुमैन अब स्टडी टेबल से पुश्त टिकाए खड़ा था। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। हुमैन ने जैसे उसे सफाई देने की कोशिश की। मुझे पता है। जिब्रील ने नरमी से उसे टोका और उसका बाजू हल्के से थपथपाया। लेकिन तुम्हें बाबा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें बहुत धचका लगा है। जिब्रील अब उसे समझा रहा था। तुम वाकई समझते हो कि वो मुझे तुमसे ज्यादा अहमियत देते हैं, फर्क करते हैं, जबकि मुझे लगता था वो तुम्हें ज्यादा अहमियत देते हैं। जिब्रील ने जवाबन उससे कहा था। काफी साल ऐसे ही लगता रहा। जिब्रील ने जैसे बात अधूरी छोड़ दी। हुमैन ने कुछ तजस्सुस से कुरेदा। फिर मैं बड़ा हो गया। वो मुस्कुराया था और मैंने समझा कि ऐसा नहीं है। वो कह रहा था, कुछ क्वालिटीज को वो मुझ में ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ तुम में, लेकिन उन्होंने हम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। अगर किया भी होगा तो इसकी कोई वजह होगी। वो उसका बड़ा भाई था और बड़े भाई की तरह ही उसे समझा रहा था। हुमैन खामोशी से बात सुन रहा था। जब उसने बात खत्म की तो हुमैन ने उससे कहा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर पाकिस्तान जाओ। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। वो जैसे उसे सफाई देने की कोशिश कर रहा था। बस मैं यहां रहना चाहता हूं। उसने जिब्रील से कहा था। तुम्हें कोई खुदगर्ज समझ भी नहीं रहा हुमैन। तुम्हारी चॉइस की बात है और बाबा इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम छोटे हो और यहां तुम अकेले नहीं रह सकते। बाबा बहुत बिजी हैं। कई बार कई दिन घर नहीं आते। तुम अकेले कैसे रहोगे उनके साथ? सिर्फ इसलिए तुम्हें पाकिस्तान भेजना चाहते थे वो। उसने जिब्रील की बात काट दी और बेहद हल्की लेकिन मुस्तहकम आवाज में उससे कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम पाकिस्तान जाओ। तुम्हारी स्टडीज मुतासिर होंगी। मैं चला जाऊंगा। हालांकि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं सबको नाराज करके यहां रह नहीं सकता। वो कहते हुए अपने बिस्तर की तरफ चला गया। जिब्रील को लगा वो कुछ उलझा हुआ है। जिब्रील उसे लेटते हुए देखता रहा। फिर उसने हुमैन से कहा, चंद सालों की बात है हुमैन, फिर बाबा तुम्हें भी वापस अमेरिका बुला लेंगे। फिर तुम अपने ख्वाबों की तकमील कर सकते हो। जिब्रील ने जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मैं ख्वाब नहीं देखता, उसने जवाबन चादर अपने ऊपर खींचते हुए कहा था। जिब्रील उसे देखकर रह गया। हुमैन के दिमाग में क्या था उसे बूझना बड़ा मुश्किल था। सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, शायद उसके अपने लिए भी। जिब्रील एक बार फिर अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठ गया था।
वो इस वीकेंड पर घर आया हुआ था। अब उसे कल फिर वापस जाना था। उसका अगला सेमेस्टर शुरू होने वाला था। बाबा के साथ कौन रहेगा? कागज पर कुछ लिखते हुए उसका हाथ रुक गया। जिब्रील ने पलटकर एक बार फिर बिस्तर पर लेटे हुए हुमैन को देखा। उसने तकरीबन 10 मिनट बाद उसे मुखातिब किया था, जब वो ये समझ रहा था कि वो सो चुका है, और उसके सवाल ने किसी करंट की तरह उसे जैसे हुमैन की सोच तक रसाई दी थी। वो वाकई बेहद गहरा था। ये MIT नहीं थी, अमेरिका नहीं था, जो हुमैन को वापस जाने से रोक रहा था। ये सालार की बीमारी थी जिसने हुमैन को उसे अकेला छोड़ देने पर मतवहिश किया था। वो यहाँ बाप के पास रुकना चाहता था, बगैर उसे ये जताए कि वो उसकी वजह से वहां रहना चाहता था। यूं है कि वो उसके बारे में फिक्रमंद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सालार सिकंदर अपने बाप के बारे में फिक्रमंद था, लेकिन उसे ये बताना नहीं चाहता था। तुम बाबा की वजह से रुकना चाहते हो? जिब्रील ने जैसे उसका राज अफशा कर दिया था। हुमैन के चादर से ढके वजूद में हरकत हुई। शायद अपने दिल का भेद यूं फाश हो जाने की तवक्को नहीं थी उसे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने चादर भी अपने चेहरे से नहीं हटाई। जिब्रील फिर भी उसे देखता रहा। हुमैन सिकंदर एक खरगोश की तरह सुरंगें बनाने में माहिर था। पलक झपकने में क्या क्या खोद कर कहां से कहां पहुंचने का शौकीन। वो पलक झपकते में दिल से निकलता था और वो लम्हा भर में दिल में वापस आ निकलता था। जिब्रील सिकंदर अपने इस छोटे भाई को देखता रहा, जिसे वो कभी समझ नहीं पाता था, और जब समझता था तो उसे अपनी समझबूझ पर शक होने लगता था। तुम सब लोग जा रहे हो? बार बार पूछने और इसका जवाब इनाया से हाँ में मिलने के बावजूद एरिक को यकीन नहीं आ रहा था कि यह मुमकिन था और कभी हो भी सकता था। लेकिन क्यों? अगला सवाल करने का ख्याल उसे बड़ी देर बाद आया था। हालांकि इनाया इस सवाल से पहले इसका भी जवाब दे चुकी थी। पापा चाहते हैं हम कुछ साल दादा दादी के पास रहें। वो अकेले हैं पाकिस्तान में। इनाया ने हमेशा की तरह बड़े तहम्मुल से उसके इस सवाल का जवाब एक बार फिर दोहराया। चंद साल? कितने साल? एरिक बेहद परेशान था। पता नहीं, इनाया ने जवाब दिया, और उसे वाकई इस सवाल का जवाब नहीं पता था। लेकिन ये घर क्यों छोड़ रहे हो तुम लोग? तुम्हारे फादर और जिब्रील तो नहीं जा रहे? एरिक ने इसी अंदाज में कहा था। बाबा न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हैं। जिब्रील वैसे ही यूनिवर्सिटी में है। इतना बड़ा घर हमारी जरूरत नहीं रहा अब, इनाया ने दोहराया। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम लोग अमेरिका तो आते जाते रहेंगे, और तुम पाकिस्तान आ सकते हो जब भी तुम्हारा दिल चाहे। इनाया को अंदाजा था उसकी अपनी फैमिली के साथ जज्बाती वाबस्तगी का। वो उनके बगैर अकेला रह जाने वाला था। वो दोनों इस वक्त स्कूल के ग्राउंड से एक बेंच पर ब्रेक के दौरान बैठे हुए थे। एरिक ने उसकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं कहा। वो बस खामोश बैठा रहा था, यूं जैसे इस सदमे को सहने की कोशिश कर रहा हो जो इनाया के इंकशाफ ने उसे दिया था। क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता? एक लंबी खामोशी के बाद एरिक ने बिलाखिर उससे पूछा। इस सवाल ने इनाया को मुश्किल में डाल दिया। जवाब वो जानती थी, लेकिन दे नहीं सकती थी। तुम्हारी मम्मी और फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम उन्हें छोड़कर हमारे साथ कैसे जा सकते हो? इनाया ने अपने इनकार को बेहद मुनासिब अल्फाज में उस तक पहुंचाया था। मम्मी को कोई एतराज़ नहीं होगा, मैं उनसे इजाज़त ले सकता हूँ। क्या आप लोग मुझे अपने साथ रख सकते हैं? एक और सवाल आया। इनाया एक बार फिर वहीं खड़ी हो गई। एरिक, मैं नहीं जानती। मैं मम्मी और बाबा से पूछ सकती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को इस तरह छोड़कर एक दूसरी फैमिली के साथ जाना ठीक नहीं है। इनाया ने कहा था। वो 13 साल की थी, उसे बड़ों की तरह नहीं समझा सकती थी, फिर भी उसने कोशिश की थी। एरिक उसकी बात पर खामोश रहा,
फिर उसने कहा, चंद सालों तक मैं वैसे ही यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, घर से तो वैसे भी जाना ही होगा मुझे। उसने सोचे समझे बगैर कहा, फिर तो और भी ज़रूरी है कि ये वक्त तुम अपनी फैमिली के साथ गुजारो। इनाया ने इसी नर्म लहजे में कहा, मैं अपने आप को तुम्हारी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ, क्या तुम लोग ऐसा नहीं समझते? एरिक ने जवाबन उससे कहा और जैसे फिर से उसे मुश्किल में डाला। मैं मम्मी से बात करूंगी एरिक। इनाया ने इस सवाल से निकलने के लिए जैसे एक हल तलाश किया। अगर आप लोग चले गए तो मेरा घर एक बार फिर से टूट जाएगा, एरिक ने उससे कहा। मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहां मैं जा सकूं, उसने जैसे मिन्नत वाले अंदाज में कहा था, यूं जैसे ये सब इनाया के हाथ में था। वो चाहती तो सब रुक जाते। इनाया का दिल बुरी तरह पसीजा था। ऐसे मत कहो एरिक, दूर जाने से ये थोड़ी होता है कि तुम्हारे साथ हमारा ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। हम लोग मिलते रहेंगे, बात भी करेंगे, ईमेल्स भी। छुट्टियों में तुम हमारे पास पाकिस्तान आ सकते हो और हम यहाँ अमेरिका। कुछ भी खत्म होने नहीं जा रहा। इनाया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि एरिक ठीक कह रहा था। फासला द्यो होता है, सारे ताल्लुक खा जाता है। प्यार का, दिल का, दोस्ती का, रिश्तों का। अगर वो सब नहीं रुक सकते तो तुम रुक जाओ, एरिक ने यकदम उससे कहा। वो बुरी तरह गड़बड़ाई। मैं कैसे रुक सकती हूँ? पहले ही हुमैन जिद कर रहा है और उसकी बात कोई नहीं मान रहा, और मुझे तो कोई एतराज़ भी नहीं है। मैं मम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ, दादा दादी का ख्याल रखने में, उसने एरिक से कहा था। वो बेइख्तियार उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। इतने साल इनाया के साथ पढ़ने, उसके साथ दोस्ती और तकरीबन हर रोज़ उसके घर जाने के बावजूद उनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी कि वो उसे कुछ भी कह देता या कह सकता। इनाया सिकंदर का ये रख रखाव माँ बाप की तरफ से जीन्स में आया था या ख़ानदानी तरबियत थी, लेकिन ये जिस वजह से भी था, उसने इनाया सिकंदर को हमेशा अपनी क्लास के लड़कों के लिए मुहिम्मा बना रखा था और एरिक के लिए तख़य्युल। वो जिस मुआशरे में पल बढ़ रहे थे वहाँ आई लव यू, हेलो हाय जैसी चीज़ बनकर रह गई थी। कोई भी किसी से भी कभी भी कह सकता था और सुनने के लिए तैयार रहता था। ना ये बुरी चीज़ समझी जाती थी, ना बुरा बना देने वाली चीज़। इसके बावजूद एरिक को झिझक महसूस हो रही थी। उसे लगता था वो अगर कभी इनाया से अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह करेगा तो वो नाराज़ हो जाएगी और फिर शायद उस घर में उसका दाखिला ही बंद हो जाएगा। और फिर उसने इमामा से वादा किया था कि वो ऐसी कोई बात इनाया से नहीं कहेगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जिंदगी में कुछ बन नहीं जाता। और एरिक अब अचानक अपने आप को एक मखमसे में पा रहा था। वो अब जा रही थी, शायद हमेशा के लिए, और पता नहीं वो लोग दोबारा कभी मिल भी पाते या नहीं। तो क्या उसे उससे कहना चाहिए था वो सब जो वो इनाया के लिए दिल में महसूस करता था, या ऐसे ही खामोश रहना चाहिए था? उस दिन पहली बार इनाया के हवाले से एरिक बुरी तरह परेशान हुआ। उसे ये नहीं लग रहा था कि वो जा रही है, उसे लग रहा था वो उसे खोने वाला है, और इस मसले का कोई हल फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था। और जो हल वहां बैठे बैठे एरिक की बिला आखिर समझ में आया था वो किस कदर बेवकूफ़ाना था, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, ये उस 2 सफ़ों पर मुश्तमिल खत की हेडलाइन थी जो सालार को एरिक की तरफ से मिला था, और सालार ने बेहद संजीदगी से इस खत को पढ़ा था। वो मुतहय्यर था, इसलिए नहीं कि वो एरिक की तरफ से ऐसे किसी खत की तवक्को नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कि उसने ये सोचा ही नहीं था कि इनाया इतनी बड़ी हो गई है कि कोई उसके हवाले से
उससे ऐसी बात भी कर सकता है। वो इस मामले में रिवायती बाप ही था, जिसे अभी भी अपनी बेटी बहुत छोटी लग रही थी। इमामा उसे चाय देने बेडरूम में आई थी। जब उसने डाक चेक करते सालार को एक कागज हाथ में लिए सोचों में गुम देखा, वो चाय का कप रखकर जाने लगी थी जब सालार ने उसे रोक लिया और वो खत उसे थमा दिया। इमामा ने कुछ उलझे अंदाज में इस खत को पकड़ा था, लेकिन पहली सतर पर नजर डालते ही उसका दिमाग जैसे भग से उड़ गया था। दूसरी सतर पर नजर डाले बगैर भी वो जानती थी वो कौन हो सकता है। गुस्से की एक लहर उसके अंदर उतर आई थी और सुर्ख चेहरे के साथ उसने सालार से कहा, एरिक। सालार ने सर हिलाते हुए चाय का घूंट लिया और उससे कहा, सारा लेटर पढ़ो। इमामा ने खत पर एक नजर डालते हुए कहा, इसे पढ़े बगैर भी मैं जानती हूं उसने क्या लिखा होगा। वो फिर भी खत पढ़ रही थी। खत में एरिक ने हत्तौल मकदूर बेहद मुनासिब अंदाज में सालार सिकंदर से इनाया के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। वो उससे किस कदर मोहब्बत करता था और क्यों उसके लिए इनाया का साथ ज़रूरी था। फिर उसने सालार को बताया था कि वो उसके लिए क्या क्या कर सकता था और इनाया को वो कितना खुश रखेगा। वो खत उसकी अपनी बेटी के हवाले से ना लिखा गया होता तो सालार इस खत को पढ़कर महसूस होता, हंसता और शायद एरिक से छेड़छाड़ भी करता, लेकिन वो उसकी अपनी बेटी के हवाले से था। बचकाना होते हुए भी ये मसला बचकाना नहीं रहा था। इनाया पसंद करती है एरिक को, जो पहला ख्याल सालार के जहन में आया था वो अब ये आया था। तुम कैसी बातें करते हो सालार? इनाया बेचारी को पता तक नहीं है कि ये क्या ख्याली पलाव पकाता रहता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे कहती। एरिक एक फैमिली फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। इमामा ने बेहद नागवारी से उसके इस सवाल को बिल्कुल रद्द करते हुए जवाब दिया, ये जरूरी नहीं है इमामा कि हमें अपनी औलाद के दिल की हर बात पता हो। इमामा ने उसकी बात काट दी और कहा, मुझे है। वो हंस पड़ा। मैं दिन रात उसके साथ रहती हूं सालार, तुम नहीं रहते। तुम बाप हो, औलाद को और तरह जानते हो। मैं मां हूं, उनको और तरह देखती हूं। उसने सालार के हंसने पर जैसे वजाहत की थी, तुम ठीक कह रही हो। इसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे भी अगर औलाद को नज़रों के सामने रखा जाए तो उनके दिलों को भी जाना जा सके। मैं खुशफहमियाँ और गलत फहमियाँ दोनों ही नहीं पालता इमामा। बाप हूँ इसलिए हकीकत पसंद होकर सोच रहा हूँ, माँ की तरह जज्बाती होकर नहीं। इमामा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। वो ठीक कह रहा था। वो दोनों कई सालों से इकट्ठे थे। उसे ये खुशगुमानी नहीं होनी चाहिए थी कि इनाया को एरिक की पसंदीदगी के बारे में बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होगा। उसका दिल चाहा कि ना हो, लेकिन सालार दिमाग की बात कर रहा था। मैं इनाया से पूछ लूंगी, उसने यकदम कहा। क्या? सालार चाय पीते पीते रुका, एरिक के हवाले से। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे उससे वो अजीब तरह से उलझ कर रह गई। वो अभी बच्ची है। सालार उसकी बात पर हंसा। हाँ, ये खत पढ़ते हुए मैं भी यही सोच रहा था कि कोई मेरी बेटी के बारे में इस तरह सोच भी कैसे सकता है। वो अभी बच्ची है, लेकिन ये जिंदगी है और हम अमेरिका में रह रहे हैं, जहां 8-9 साल के बच्चे बच्चियां भी बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं। इसलिए हमें भी कुछ ज्यादा हकीकत पसंदी से इस सूरत हाल को देखना पड़ेगा। तुम अभी इनाया से बात मत करो, मुझे एरिक से बात करने दो। सालार ने जैसे इस सूरत हाल का तज्जिया करते हुए एक हल निकाला। और उससे मिलकर तुम क्या करोगे? इमामा को जैसे ये हल पसंद नहीं आया था। इसी हवाले से गुफ्तगू करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब बचकाना है और क्यों मुमकिन नहीं है। सालार ने जवाबन कहा। 2-3 साल पहले भी एरिक ने ऐसी ही बात की थी इनाया के बारे में। तब भी मैंने उसे समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता। वो मुसलमान नहीं है और बेहद छोटा है।
लेकिन मैं ज़्यादा सख्ती से इसलिए मना नहीं कर सकती थी उसे, क्योंकि उस वक्त वो अपने बाप की मौत की वजह से बहुत अपसेट था। मैं नहीं चाहती थी वो और अपसेट हो। इमामा ने सालार को पहली बार एरिक के साथ होने वाली वो गुफ्तगू बताई थी। सालार उसकी बात पर हैरान हुआ। तुमने क्या कहा था तब उससे? मैंने उससे कहा कि वो अभी सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दे और मुझसे वादा करे कि वो इनाया से इस बारे में बात नहीं करेगा जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेता। इमामा ने उसे बताया। और वो मान गया? सालार ने जवाबन उससे पूछा। इमामा ने सर हिला दिया। उसने इनाया से कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, वरना वो मुझे जरूर बताती। इमामा ने कहा। इसीलिए उसने खत में रेफरेंस दिया हुआ है कि वादे के मुताबिक मैं इनाया की बजाय आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किस वादे का रेफरेंस दे रहा है। सालार पहली बार मुतासिर नजर आया था। इमामा के चेहरे पर अब भी संजीदगी थी। मेरा ख्याल है अब मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। ये सारी सूरत हाल बेहद दिलचस्प है, सालार ने कहा, और इमामा ने बुरा मनाया। क्या दिलचस्पी है सूरत हाल में? तुम्हें जिंदगी में हमेशा अजीबो गरीब लोग और अनोखे हालात ही अच्छे लगे हैं। वो कहे बगैर नहीं रह सकी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुमसे मेरी शादी इसका सबूत है, और देखो ये कितनी अच्छी रही है हम दोनों के लिए। वो उसे छेड़ रहा था। वो हिस्से मिजाह जो उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। जिंदगी के इतने साल साथ गुजारने के बावजूद आज भी उसे लाजवाब कर देने की सलाहियत रखता था, और वक्तन फवक्तन इसका मुजाहरा करता रहता था। तुम एरिक से मिलकर क्या करना चाहते हो? इमामा ने उसके तबसरे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए पूछा। बातचीत करना चाहता हूँ, उसकी सच्चाई देखना चाहता हूँ, इस प्रपोजल के हवाले से। वो हौल कर रह गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा सालार? तुम एक 13 साल के बच्चे के प्रपोजल की बात कर रहे हो, एक गैर मुस्लिम की, और तुम अपनी बेटी के लिए इसे कंसीडर करने की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मजाक नहीं है। इमामा ने बेहद खफा होकर उससे कहा था। हाँ मैं जानता हूं ये मजाक नहीं है। वो 13 साल का बच्चा है, ये मैं भी जानता हूं। गैर मुस्लिम है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन वो 13 साल का बच्चा अगर 10-11 साल की उम्र में भी यही प्रपोजल देता है और अपने वादे की पासदारी कर रहा है, तो फिर उसे गैर संजीदगी से नहीं ले सकता। सालार अब संजीदा हो गया था। इमामा बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही। तुम इनाया के लिए इसे कंसीडर नहीं कर सकते। डोंट टेल मी कि तुम ऐसा कर रहे हो। मैं सिर्फ इस एक ऑप्शन को देख रहा हूं जो जिंदगी में पहली बार मेरी बेटी के हवाले से आया है, सालार ने जवाबन कहा था। सालार, मैं किसी गैर मुस्लिम का ऑप्शन अपनी बेटी के लिए कंसीडर नहीं करूंगी, इमामा ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। मजाक में भी नहीं, सालार ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा था। किसी गैर मुस्लिम का ऑप्शन मैं भी कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन किसी ऐसे गैर मुस्लिम ऐसा जरूर करूंगा जो मुसलमान होने की ख्वाहिश और इरादा रखता हो। उसने भी इसी अंदाज में कहा। मैं इस ऑप्शन को भी कंसीडर नहीं करूंगी। मैं ना आइडियलिस्ट हूं, ना फैंटेसी पर यकीन रखती हूं। मैं अपनी बेटी को किसी मुश्किल सूरत हाल में नहीं डालूंगी, ऐसे किसी मुमकिन रिश्ते के जरिए, इमामा ने उसकी बात के जवाब में कहा। हम रिस्क दूसरों के लिए ले सकते हैं, दूसरों को नसीहतें भी कर सकते हैं, और दूसरों को ऐसे बड़े कामों पर उकसा भी सकते हैं, और उनकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए हम नहीं चाह सकते, वो कहती गई। मैंने तुमसे शादी करके एक रिस्क लिया था इमामा। मुझे भी बहुत रोका गया था। बहुत सारे वहम मेरे दिल में भी डालने की कोशिश की गई थी। दुनिया में लोग ऐसे रिस्क लेते हैं, लेने पड़ते हैं। सालार ने जवाबन उससे जो कहा, उसने इमामा की जुबान से सारे लफ्ज छीनकर उसे जैसे गूंगा कर दिया था।
वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन उसे एरिक के साथ अपना मवाजना और इस अंदाज में अच्छा नहीं लगा था। एरिक और मुझ में बहुत फर्क है। मजहब में फर्क होगा, लेकिन कल्चर में नहीं। हम हमसाए थे, एक जैसे खानदानों से ताल्लुक रखते थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो अपने दिफा में पुरजोश दलाइल देते देते एकदम अपना जोश खोती चली गई। उसे यकदम एहसास हुआ था कि अपने दिफा में दिया जाने वाला उसका हर जवाब उसके और एरिक के दरमियान मौजूद ममासलत को मजीद साबित कर रहा था। मैं एरिक की ऑप्शन पर गौर नहीं कर रहा, अब्दुल्ला के ऑप्शन पर कर रहा हूँ। 13 साल की उम्र में अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर 13 साल की उम्र में भी मेरी बेटी की वजह से कोई मेरे दीन की तरफ रागिब हो रहा है, तो मैं सिर्फ इसलिए उसे रद्द नहीं करूंगा कि ये मेरी गैरत और मुआशरती रिवायात पर ज़र्ब के बराबर है। मुझे मुआशरे को नहीं, अल्लाह को मुंह दिखाना है। सालार ने जैसे ख़त्म करने वाले अंदाज में बात की थी। इमामा कायल हुई या नहीं, लेकिन खामोश हो गई थी। उसकी बात गलत नहीं थी, लेकिन सालार की भी दुरुस्त थी। वो दोनों अपने तनाजुर में सोच रहे थे और दूसरे के नज़रिए को भी समझ रहे थे। वो पहला मौका था जब इमामा ने शुक्र अदा किया था कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। इनाया और एरिक एक दूसरे से दूर हो जाते तो उसके ख्याल में एरिक के सर से इनाया का भूत भी उतर जाता। सालार के बरक्स वो अब भी ये मानने पर तैयार नहीं थी कि एरिक की इस्लाम और इनाया में दिलचस्पी हो सकती है। उसे यकीन था 13 साल का वो बच्चा 24-25 साल का होते हुए जिंदगी के बहुत सारे नशेबो फराज से गुजरता और जिंदगी की रंगीनियों से भी मुतारिफ होता। फिर सालार सिकंदर का खानदान और इस खानदान की एक लड़की इनाया सिकंदर एरिक अब्दुल्ला को कहाँ याद रहती, और इतनी याद कि वो उसके लिए अपना मजहब छोड़कर उसके पीछे आता। इमामा इस बात पर भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजार थी कि वो सब कुछ एक तरफा था। अगर इनाया उसका हिस्सा होती तो उसकी परेशानी इससे सिवा होती। मम्मी, एरिक हमारे साथ पाकिस्तान जाना चाहता है। किचन में काम करती इमामा ठटक गई। इनाया उसके साथ किचन में हाथ बटा रही थी। जब उसके साथ काम करते करते उसने अचानक इमामा से कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा बगौर देखा था। इनाया उसकी तरफ मतवज्जो नहीं थी। वो डिश वॉशर में बर्तन रख रही थी। तुम्हें पता है, एरिक ने तुम्हारे पापा को खत लिखा है, इमामा ने कुरेदने वाले अंदाज में यकदम इनाया से कहा। वो कुछ गिलास रखते हुए चौंकी और माँ को देखने लगी। फिर उसने कहा, उसने पापा से भी यही बात की होगी। वो बहुत अपसेट है चंद दिनों से। हर रोज़ मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि या तो उसको भी साथ ले जाऊं या फिर खुद भी यहीं रह जाऊं। उसकी बेटी ने बेहद सादगी से उससे कहा था। वो अब दोबारा बर्तन रखने में मसरूफ़ हो गई थी। इमामा अपने जिस खदशे की तस्दीक करना चाह रही थी, उसकी तस्दीक ना होने पर उसने जैसे शुक्र किया था। वो ख़त के मंदरजात से वाकिफ़ नहीं थी। मुझे एरिक पर तरस आता है, इनाया ने डिश वॉशर बंद करते हुए उससे कहा। इमामा ने किचन कैबिनेट बंद करते हुए एक बार फिर उसे देखा। इनाया के चेहरे पर हमदर्दी थी और हमदर्दी के अलावा और कोई तासुर नहीं था, और इस वक्त इमामा को इस हमदर्दी से भी डर लगा था। क्यों तरस आता है? इमामा ने कहा। क्योंकि वो बहुत अकेला है, इनाया ने जवाबन कहा। खैर, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी फैमिली है, मम्मी, बहन, भाई, दोस्त, फिर अकेला कहाँ है? लेकिन मम्मी, वो इन सब से इस तरह क्लोज तो नहीं है जिस तरह हमसे है, इनाया ने उसका दिफा किया। तो ये उसका कसूर है, वो घर में सबसे बड़ा है, उसे अपने छोटे बहन भाइयों का खुद ख्याल रखना चाहिए। इमामा ने जैसे एरिक को कसूरवार ठहराने की कोशिश की। अगर जिब्रील अपनी फैमिली की बजाय किसी दूसरे की फैमिली के साथ इस तरह अटैच होकर ये महसूस करने लगे कि वो अकेला है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? इमामा ने जैसे उसे एक बेहद मुश्किल सवाल हल करने के लिए दे दिया था।
इनाया कुछ देर के लिए वाकई ही बोल नहीं पाई। फिर उसने बेहद मध्यम आवाज में कहा, मम्मी, हर एक जिब्रील की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। इमामा को उसका जुमला अजीब तरह से चुभा। उसकी बेटी ने शायद जिंदगी में पहली बार किसी दूसरे शख्स के बारे में अपनी माँ की राय से इत्तेफाक ना करते हुए जैसे उसका दिफा करने की कोशिश की थी, और इस कोशिश ने इमामा को परेशान किया था। एरिक छोटा बच्चा नहीं है इनाया, इमामा ने कुछ तेज आवाज में उससे कहा। वो 13 साल का है, उसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। इनाया ने हैरान होकर माँ का चेहरा देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि इस जुमले का मतलब क्या है। वाहिद चीज जो इनाया अक्स कर पाई थी वो ये थी कि उसकी माँ को उस वक्त एरिक का तज़किरा और उसकी जुबान से अच्छा नहीं लगा था। लेकिन यह भी हैरान कुन बात थी क्योंकि एरिक का जिक्र उनके घर में अक्सर होता था। मम्मी, क्या मैं एरिक का खत पढ़ सकती हूँ? गैर मुतवक्के तौर पर इनाया ने फरमाइश की थी, जबकि इमामा समझ रही थी, वो पछता रही थी। हुमैन ने पढ़ा होगा वो खत। एरिक उसे एक खत पढ़ा रहा था। मेरा ख्याल है ये वही खत होगा। इनाया ने किचन से निकलते हुए उसके ऊपर जैसे बिजली गिराई थी। हुमैन ने? इमामा को यकीन नहीं आया। हाँ, मैंने एरिक और उसे साथ बैठे कोई खत पढ़ते देखा था। मेरा ख्याल है ये खत ही होगा क्योंकि एरिक हर काम उससे पूछ कर रहा है आजकल। बट आई एम नॉट श्योर। इनाया ने अपने ही अंदाजे के बारे में खुद ही बेयकीनी का इजहार किया। हर शैतानी काम के पीछे हुमैन ही क्यों निकलता है आखिर? इमामा ने दांत पसीजते हुए सोचा था। वो उस वक्त ये भी भूल गई थी कि उसे किचन में क्या काम करना था। उसे अब यकीन था कि एरिक को इस खत का मशवरा देने वाला हुमैन ही हो सकता था। और इमामा का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो खत एरिक ने लिखा था और हुमैन ने उसे एडिट किया था। उसने इस खत के ड्राफ्ट में कुछ जज्बाती जुमलों का इजाफा किया था और कुछ हद से ज्यादा जज्बाती जुमलों को हज़फ किया था। एरिक उसके पास एक खत का ड्राफ्ट लाया था, ये बताए बगैर कि वो खत वो सालार सिकंदर के नाम लिखना चाहता था। उसने हुमैन से मदद की दरख्वास्त की थी। वो एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था और उसके बाप को खत लिखना चाहता था। हुमैन ने जवाबन उसे मुबारकबाद दी थी। एरिक ने उससे कहा था कि क्योंकि वो मुस्लिम कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए उसे उसकी मदद दरकार थी और हुमैन ने वो मदद फराहम की थी। मोहम्मद हुमैन सिकंदर ने मुसलमानों की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए उसके ख़त को दोबारा लिखा था और एरिक ने ना सिर्फ उसका शुक्रिया अदा किया था, बल्कि जब सालार सिकंदर ने उसे मुलाकात की दावत दी तो उसने हुमैन को इस बारे में भी मतला किया था। हुमैन की एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं थी। उसका दिल तो ये चाह रहा था कि एरिक का ये राज सबसे कह दे, लेकिन उसने एरिक से वादा किया था कि वो इस राज को किसी से नहीं कहेगा। इनाया ने एक आध दिन इस गठजोड़ के बारे में उसे कुरेदने की कोशिश की, तो भी उसने सिर्फ ये कहा था कि वो एक ज़रूरी ख़त लिखने में एरिक की मदद कर रहा था। लेकिन ख़त किसके नाम था और इसमें क्या लिखा जा रहा था? इनाया के कुरेदने पर भी हुमैन ने ये राज नहीं उगला था। मुझे पता है एरिक ने वो ख़त किसके लिए लिखवाया था। इनाया इमामा के पास से होकर सीधा हुमैन के पास पहुंची थी। वो इस वक्त अपने कमरे में कंप्यूटर पर कोई गेम खेलने में मसरूफ था और इनाया के इस तबसरे पर उसने बेइख्तियार दांत पीसते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था वो कोई राज नहीं रख सकता। मुझसे कह रहा था कि किसी को ना बताऊं, ख़ास तौर पर तुम्हें, और अब तुम्हें बता दिया उसने। हुमैन खफा था। उसका अंदाज़ा यही था कि ये राज एरिक ने खुद ही फाश किया होगा। एरिक ने मुझे नहीं बताया, मुझे तो मम्मी ने बताया है। इस बार हुमैन गेम खेलना भूल गया था। उसके हीरो ने उसके सामने ऊंची चट्टान से छलांग लगाई और वो उसे समंदर में गिरने से नहीं बचा पाया। कुछ वैसा ही हाल उसने अपना भी इस वक्त महसूस किया था। एक दिन पहले ही उसके और मम्मी के ताल्लुकात में
पाकिस्तान जाने के फैसले ने फिर से गर्मजोशी पैदा की थी, और अब ये इंकशाफ। मम्मी ने क्या बताया है? हुमैन के मुंह से ऐसे आवाज निकली जैसे उसने कोई भूत देखा हो। मम्मी ने बताया कि एरिक ने पापा को कोई खत लिखा है, और मुझे फौरन ख्याल आया कि जो खत तुम पढ़ रहे थे वो वही हो सकता है। इनाया रवानी में बता रही थी, और हुमैन के दिमाग में धमाके हो रहे थे। काटो तो बदन में लहू ना होना की मिसाल इस वक्त उस पर सादिक आ रही थी। ऐसी कौन सी मुस्लिम गर्लफ्रेंड बन गई, एकदम एरिक की, जिसके बाप को खत लिखवाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती, जबकि 24 घंटे वो अगर किसी के घर में आता था तो वो भी खुद इन्हीं का घर था। फिर उसकी अकल में ये बात क्यों नहीं आई, या जोश में इतना ही अंधा हो गया था कि उसने ये सोच लिया कि एरिक कभी इनाया के हवाले से ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। हुमैन अपने आप को मलामत कर रहा था, और मलामत बड़ा छोटा लफ्ज़ था इन अल्फाज के लिए जो वो इस वक्त अपने और एरिक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तुम बोल क्यों नहीं रहे? इनाया को उसकी खामोशी खटकी थी। मैंने सोचा है मैं अब कम बोलूं और ज़्यादा सोचूं। हुमैन ने अपना गला साफ करते हुए उस वक्त वो खबर पहुंचाई जिस पर उसे यकीन नहीं आया। ख्वाब देखते रहो, उसने अपने छोटे भाई को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। मम्मी ने तुम्हें बताया उस खत में क्या है? हुमैन इस वक्त गले गले तक इस दलदल में फंसा हुआ था। नहीं, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ये खत हुमैन की मदद से लिखा गया होगा। मैं उससे पूछ लूंगी इस खत में क्या लिखा था एरिक ने पापा को। इनाया अब उससे पूछ रही थी। हुमैन बेख्तियार कर रहा था। वो मुसीबत को दावत नहीं देता था, मुसीबत खुद आकर उसके गले का हार बन जाती थी। एरिक को सालार ने खुद दरवाजे पर रिसीव किया था। वो वीकेंड था और उस वक्त उनके बच्चे साइकिलिंग के लिए निकले हुए थे। घर पर सिर्फ इमामा और सालार थे। ये आपके लिए। एरिक ने अपने एक हाथ में पकड़े चंद फूल जो गुलदस्ते की शक्ल में बंधे हुए थे उसकी तरफ बढ़ा दिए। सालार ने एक नज़र उन फूलों पर डाली। उसे यकीन था इसमें से कुछ फूल उसी के लॉन से लिए गए थे, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज किया था। इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसने अंदर लाते हुए शुक्रिया के बाद कहा। एरिक फॉर्मल मीटिंग के लिए आया था और आज पहली बार सालार ने उसे फॉर्मल अंदाज में देखा था। बैठो। सालार ने उसे वहीं लाउंज में ही बैठने के लिए कहा। एरिक बैठ गया। सालार उसके बिलमुकाबिल बैठा और उसके बाद उसने टेबल पर पड़ा एक लिफाफा खोला। एरिक ने पहली बार गौर किया, वो उसी का खत था, और सालार अब इस खत को दोबारा खोल के देख रहा था। एरिक बेख्तियार नर्वस हुआ था। खत लिख भेजना और बात थी, और इसी खत को उस बंदे के हाथ में देखना जिसके नाम वो लिखा गया था दूसरी। सालार ने 1-1.5 मिनट लिया, फिर इस खत को ख़त्म करते हुए एरिक को देखा। एरिक ने नज़रें हटा ली। क्या इनाया को पता है तुम्हारी इस ख्वाहिश के बारे में? सालार ने बेहद बराह रास्त सवाल किया था। मैंने मिसेस सालार से वादा किया था कि मैं इनाया से कभी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, इसलिए मैंने आपको ख़त लिखा, एरिक ने जवाबन कहा। सालार ने सर हिलाया और फिर कहा, और ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारा खत फाड़ कर नहीं फेंका। तुम वादा करके निभा सकते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। सालार संजीदा था और उसने बेधड़क अंदाज में एरिक की तारीफ की थी, लेकिन उसके लहजे और चेहरे की संजीदगी ने एरिक को खाइफ किया था। तो तुम इनाया से शादी करना चाहते हो? सालार ने इस खत को अब वापस मेज पर रख दिया था और उसकी नजरें एरिक पर जमी हुई थीं। एरिक ने सर हिलाया। तुमने ये भी लिखा है कि तुम मजहब बदलने पर तैयार हो क्योंकि तुम जानते हो कि किसी गैर मुस्लिम लड़के से किसी मुस्लिम लड़की की शादी नहीं हो सकती, सालार ने मजीद कहा। एरिक ने फिर सर हिलाया। पहली बात यह है एरिक कि सिर्फ शादी की नीयत से मजहब बदल लेना बहुत छोटी बात है। हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है, इसे बहुत पसंद नहीं करता, सालार ने कहा।
तुम्हारे पास मुसलमान होने के लिए मेरी बेटी से शादी के अलावा कोई और वजह है? सालार ने इसी अंदाज में उससे अगला सवाल किया था। एरिक खामोश बैठा उसका चेहरा देखता रहा। मजहब की तब्दीली एक बहुत बड़ा फैसला है और ये नफ्स की किसी ख्वाहिश की वजह से नहीं होना चाहिए। अक्ल का फैसला होना चाहिए। क्या तुम्हारी अक्ल तुमसे ये कहती है कि तुम्हें मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए? उसने एरिक से पूछा। वो गड़बड़ाया। मैंने इस पर सोचा नहीं। मेरा भी यही अंदाजा है कि तुमने इस पर सोचा नहीं, इसलिए बेहतर है पहले तुम इस पर अच्छी तरह सोचो, सालार ने जवाबन उससे कहा। मैं कल फिर आऊंगा, एरिक ने उससे कहा। नहीं, तुम अभी कुछ साल इस पर सोचो कि तुम्हें मुसलमान क्यों बनना है और इसकी वजह इनाया नहीं होनी चाहिए, सालार ने उससे कहा। मैं वैसे भी इनाया की शादी सिर्फ मुसलमान से नहीं करूंगा। मुसलमान होने के साथ उसे एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, उसने कहा। एरिक के चेहरे पर यकदम मायूसी उभरी। यानी आप मेरा प्रपोजल कबूल नहीं कर रहे? उसने सालार से कहा। फौरी तौर पर नहीं, लेकिन तकरीबन 10 साल बाद जब मुझे इनाया की शादी के हवाले से कोई फैसला करना होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर कंसीडर करूंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इन 10 सालों में तुम एक अच्छे मुसलमान के साथ साथ एक अच्छे इंसान बनकर भी रहो, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। क्या आप मेरी इस सिलसिले में रहनुमाई कर सकते हैं? एरिक ने यकदम कहा। सालार चंद लम्हे खामोश रहा। वो इसी एक चीज से बचना चाहता था, इसी एक चीज को नजरअंदाज करना चाहता था। लेकिन अब एरिक ने उससे बिल्कुल सफाई से मदद मांग ली थी। हाँ, हम सब तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिश्ता जोड़ना जरूरी नहीं है एरिक। हम इंसानियत के रिश्ते की बुनियाद पर भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं और करते रहेंगे, सालार ने बिला आखिर जवाबन कहा। 13 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ते हुए तुम शादी करना चाहते हो और तुम्हें यह अंदाज़ा नहीं है कि शादी जिम्मेदारियों का दूसरा नाम है। तुम अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भागते हुए एक और फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस फैमिली की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? मजहब बदलकर एक दूसरे मजहब में दाखिल होना इससे भी बड़ा काम है। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त और तहम्मुल है कि तुम अपने इस नए मजहब को समझो, पढ़ो और इस पर अमल करो? क्या तुम इन पाबंदियों से वाकिफ हो जो नया मजहब तुम पर लगाएगा? सालार अब उस पर जिराक कर रहा था। मैं कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ चुका हूँ। मैं पहले ही सब चीज़ें जानता हूँ और मैं अमल कर सकता हूँ। एरिक भी संजीदा हो गया था। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, 10 साल का एक मुआहिदा करते हैं। अगर 23 साल की उम्र में तुम्हें लगा कि तुम्हें इनाया से ही शादी करनी है तो फिर मैं इनाया से तुम्हारी शादी कर दूंगा। शर्त यह है कि इन 10 सालों में तुम एक अच्छे मुसलमान होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान के तौर पर भी नजर आओ, सालार ने एक और बिल्कुल सादा कागज उसके सामने रखते हुए कहा। यह बहुत लंबी मुद्दत है, एरिक ने संजीदगी से कहा था। हाँ, लेकिन ये वो मुद्दत है जिसमें तुम्हारे फैसले तुम्हारी सच्चाई को जाहिर करेंगे, तुम्हारे बचकानापन को नहीं, सालार ने जवाबन उससे कहा। वो सालार को देखता रहा, बेहद खामोशी से, उसकी आंखों में आंखें डालकर। फिर उसने कहा, मिस्टर सालार सिकंदर, आप मुझ पर दरअसल एतबार नहीं कर रहे, उसने बेहद साफ गोई से कहा। अगर कर रहे होते तो मुझसे 10 साल के इंतज़ार का ना कहते, लेकिन ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हैं, उसने कहा और मेज़ पर पड़ा एक कलम उठाया। वहाँ पड़े सादा कागज़ के बिल्कुल नीचे अपना नाम लिखा, अपने दस्तखत किए और तारीख डाली। फिर कलम बंद करके वापस मेज़ पर उस कागज़ के ऊपर रख दिया। मैं इनाया से मुतासिर नहीं हुआ, मैं आप और आपके घर से मुतासिर हुआ, आपकी बीवी की नरम मिजाजी और आपकी असूल पसंदी से, इन वैल्यूज से जो आपने अपने बच्चों को दी हैं, और इस माहौल से जहां मैं आकर हमेशा अपना आप भूल जाता हूं। वो मजहब यकीनन अच्छा मजहब है जिसके पैरोकार आप लोगों जैसे हों।
मैं इनाया के साथ एक ऐसा ही घर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी और अपने बच्चों के लिए ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों के ख़ानदान का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि कोशिश तो आपका मज़हब ही करने को कहता है, जो अब मेरा मज़हब भी होगा। वो किसी 13 साल के बच्चे के अल्फाज नहीं थे, और वो इतनी जज्बातियत से भरपूर भी नहीं थे जैसा उसका ख़त था। लेकिन इसके बावजूद उसके इन जुमलों ने सिर्फ सालार को नहीं, इमामा को भी बुरी तरह मुतासिर किया था। वो चंद लम्हे पहले लाउंज में दाखिल हुई थी और उसने सिर्फ एरिक के जुमले सुने थे। एरिक अब उठकर खड़ा हो चुका था। उसने इमामा को भी देखा और उसे हमेशा की तरह सलाम किया, फिर खुदा हाफिज कहकर वहां से निकल गया। लाउंज में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बैरूनी दरवाजे के बंद होने की आवाज पर इमामा आगे बढ़ आई। उसने लाउंज के सेंट्रल टेबल पर पड़ा वो कागज उठाकर देखा जिस पर एरिक दस्तखत करके गया था। उस कागज पर सिर्फ एक नाम था, अब्दुल्ला, और उसके नीचे दस्तखत और तारीख। इमामा ने सालार को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर वो कागज इमामा के हाथ से लिया, उसे तय करके उसी लिफाफे में डाला जिसमें एरिक का खत था, और फिर उसे इमामा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये दोबारा आएगा, और अगर मैं ना भी हुआ और ये अपने वादे पर पूरा उतरा तो तुम भी इस वादे पर पूरी उतरना जो मैंने उससे किया है। इमामा ने कपकपाती उंगलियों से कुछ भी कहे बगैर वो लिफाफा पकड़ा था। आयशा आबिदीन को जिंदगी में पहली बार अगर किसी लड़के से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ था तो वो जिब्रील सिकंदर था। पाकिस्तान में रहते हुए भी उसने अपनी बड़ी बहन निसा आबिदीन से जिब्रील के बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि वो एक फहरिस्त बना सकती थी। निसा जिब्रील की क्लास फेलो थी और उससे शदीद मुतासिर और मरूब। इसके बावजूद कि वो खुद एक शानदार तालीमी करियर रखने वाली तालिबा थी। आयशा फेसबुक पर अपनी बहन की वॉल पर अक्सर जिब्रील के कमेंट्स पढ़ती थी जो वो उसकी बहन के स्टेटस अपडेट्स पर देता रहता था। आयशा भी कई बार इन अपडेट्स पर तबसरा करने वालों में से होती थी, लेकिन जिब्रील सिकंदर की हिस्से मिजाह का मुकाबला वहां कोई भी नहीं कर पाता था। उसके कमेंट्स निसा आबिदीन की वॉल पर बिल्कुल अलग चमकते नजर आते थे, और जब वो किसी वजह से वहां तबसरा नहीं कर पाता तो कई बार उसके क्लास फेलोज के तबसरों की लंबी कितार के बीच में जिब्रील की खामोशी और गैर हाजिरी को बुरी तरह महसूस किया जाता। और इन महसूस करने वालों में सर्रे फहरिस्त आयशा आबिदीन थी, जिसे खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि वो जिब्रील के कमेंट्स पढ़ते पढ़ते उसकी आदी हो गई थी। निसा के साथ जिब्रील की मुख्तलिफ फंक्शंस और सरगर्मियों में अक्सर बहुत सारी ग्रुप फोटोज नजर आती थी, लेकिन आयशा को हमेशा जिब्रील की फैमिली के बारे में तजस्सुस रहा था। वो सालार सिकंदर से वाकिफ थी क्योंकि उसका तारुफ निसा ने ही करवाया था, लेकिन उसकी फैमिली के बाकी अफराद को देखने का उसे बेहद इश्तियाक था, और यही इश्तियाक उसे बार बार जिब्रील की फ्रेंड लिस्ट में ना होने के बावजूद उसकी तस्वीरों को खोजने के लिए मजबूर करता था जहां उसे रसाई हासिल थी। कुछ तस्वीरें वो देख सकती थी, कुछ वो नहीं देख सकती थी, लेकिन इन तस्वीरों में जिन तक उसे रसाई हासिल थी उनमें जिब्रील की फैमिली की तस्वीर नहीं थी। जिब्रील भी गायबाना तौर पर आयशा से वाकिफ था, और इस तारुफ की वजह फेसबुक पर निसा के स्टेटस पर होने वाले तबसरों में उनका हिस्सा लेना था, और निसा ने अपनी वॉल पर जिब्रील को अपनी बहन से मुतारिफ करवाया था। वो गायबाना तारुफ बस इतना ही रहा था, क्योंकि जिब्रील ने कभी उसकी आईडी खोजने की कोशिश नहीं की थी, और आयशा की अपनी वॉल पर तस्वीरें बहुत कम थीं। इससे भी ज़्यादा कम वो लोग थे जिन्हें उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ था। निसा के बरक्स उसका हल्का अहबाब बेहद महदूद था, और उसकी कोशिश भी यही रहती थी कि वो उसे इतना ही महदूद रखे।
आयशा को जिब्रील के बारे में हमेशा ये गलतफहमी रही कि वो निसा में इंटरेस्टेड है, और इस तासुर की बुनियादी वजह खुद निसा थी, जो इस बात को तस्लीम करने में कभी तामुल नहीं करती थी कि उम्र में इससे छोटा होने के बावजूद वो जिब्रील को पसंद करती थी। एक दोस्त के तौर पर जिब्रील की उससे बेतकल्लुफ़ी को गलत मानों में नहीं लिया था, क्योंकि जिब्रील लड़कियों के साथ बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती में भी बहुत सारी हदूद व क़यूद रखता था और बेहद मोहतात था। निसा उम्र में उससे 4 साल बड़ी थी। वो अपने कद काठ और पुख्तगी दोनों से 15-16 साल का नहीं लगता था, और निसा ये भी जानती थी यूनिवर्सिटी में इतना वक्त गुजार लेने के बावजूद जिब्रील अभी तक गर्लफ्रेंड नामी किसी भी चीज़ के बगैर था। तो ऐसे हालात में सालार सिकंदर की इस लायक औलाद पर किस्मत आजमाई करने के लिए कोई भी तैयार हो सकता था, सिर्फ निसा ही नहीं। आयशा आबिदीन इन सब चीज़ों से वाकिफ थी। निसा की जिब्रील में दिलचस्पी उनके घर में एक खुला राज था, लेकिन उन दोनों के मुस्तकबिल के हवाले से ना तो उनको कोई मुगालता था, ना ही किसी और को। निसा जहानत और काबिलियत से मुतासिर होने वालों में से थी, और जिब्रील सिकंदर वो पहला शख्स था जिसने उसे मुतासिर किया था। मगर फिलहाल ये जिब्रील ही था जिसका जिक्र वो करती रहती थी। आयशा आबिदीन एक गैर जानिबदार मुबस्सिर की तरह ये सब कुछ देखती आ रही थी, और जब वो जिब्रील से मिली वो उससे पहले ही बहुत मुतासिर थी। यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में वो पहली बार जिब्रील से बिलाखिर मिलने में कामयाब हो गई थी। निसा को अंदाज़ा नहीं था कि आयशा सिर्फ जिब्रील से मिलने के लिए उसके साथ यूनिवर्सिटी आने पर तैयार हुई है, वरना वो जब भी अमेरिका आती उन सब की कोशिशों के बावजूद अपनी मर्जी की जगहों के अलावा कहीं नहीं जाती थी। यूनिवर्सिटी में होने वाली कोई तकरीब तो वो शायद वो आखिरी चीज़ थी जिसके लिए आयशा यूनिवर्सिटी आती, और निसा ने ये बात जिब्रील से उसे मुतारिफ कराते हुए कह भी दी थी। जिब्रील सिकंदर वो पहला लड़का था जिसे देखने का आयशा आबिदीन को इश्तियाक हुआ था, और जिब्रील सिकंदर ही वो पहला लड़का था जिसे आयशा आबिदीन अपने जहन से निकालने में अगले कई साल तक कामयाब नहीं हो सकी थी। तस्वीरें कभी कभार किसी शख्स की शख्सियत और वजाहत को कीमो बदल कर देती हैं, और बहुत अच्छा करती हैं। मोहम्मद जिब्रील सिकंदर सहर अंगेज करिश्माती शख्सियत का मालिक था, खतरनाक हद तक मुतासिर और मरूब कर देने वाली शख्सियत। 16 साल की उम्र में भी वो तकरीबन 6 फीट कद के साथ सालार सिकंदर की गहरी स्याह आंखें और अपनी माँ के तीखे नैन नकूश और बेहद भारी आवाज़ के साथ एक अजीब ठहराव का मंबी दिखता था। एक बेहद मामूली डार्क ब्लू जीन्स और धारीदार ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट में मलबूस जिब्रील सिकंदर मुस्कुराता हुआ पहली बार आयशा आबिदीन से मुखातिब हुआ था, और वो बुरी तरह नर्वस हुई थी। वो नर्वस होना नहीं चाहती थी, लेकिन जिब्रील से वहाँ खड़े सिर्फ मुखातिब होना भी उसे उसके कदमों पर खड़े रहना दुश्वार कर रहा था। वो सिर्फ निसा ही नहीं, किसी भी उम्र की किसी भी लड़की को पागल करने की सलाहियत रखता था। आयशा आबिदीन ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया था। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता अमेरिका आकर घूमना फिरना? उसने निसा के किसी तबसरे पर आयशा से पूछा था। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वो गड़बड़ाई। उसने खुद को संभाला, फिर जिब्रील के सवाल का जवाब दिया जिसकी आंखें उस पर लगी हुई थीं। वो अब सीने पर बाजू लपेटे हुए था। वो उसके जवाब पर मुस्कुराया था। फिर उसने निसा को फंक्शन के बाद आयशा के साथ किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी की दावत दी थी, जो निसा ने कबूल कर ली थी। वो दोनों अपने कुछ दोस्तों का इंतज़ार करते हुए गपशप में मसरूफ़ हो गए थे। आयशा एक बार फिर गैर जानिबदार मुबस्सर बन गई थी। निसा हाकिम मिजाज लड़की थी, और घर में वो हर काम अपनी मर्जी और अपने तरीके से करने की आदी थी। लेकिन आयशा ने महसूस किया था निसा जिब्रील के साथ इस तरह नहीं कर रही थी।
वो उसकी पूरी बात सुनकर कुछ कहती और उसकी बहुत सी बातों से इत्तेफाक कर रही थी। एक दूसरे के साथ खड़े आयशा आबिदीन को वो बेहद अच्छे लग रहे थे। एक परफेक्ट कपल जिस पर उसे रश्क आ रहा था, और जिब्रील से इस तरह मुतासिर होने के बावजूद वो उसे निसा की जिंदगी के साथी के तौर पर ही देख रही थी। निसा का ज़ौक़ और इंतखाब हर चीज़ में अच्छा और मुनफरिद था, और जिब्रील उसका एक और सबूत था। फंक्शन के बाद वो निसा और जिब्रील के कुछ दोस्तों के साथ एक कैफ़े में काफ़ी पीने गई थी। ये एक इत्तेफाक था या खुशकिस्मती के 6 अफराद के इस ग्रुप में जिब्रील और आयशा की नशिस्तें एक दूसरे के साथ थीं। निसा जिब्रील के बिलमुकाबिल मेज़ की दूसरी जानिब थी, और आयशा की दूसरी तरफ निसा की एक और दोस्त सुजैन। आयशा आबदीन की घबराहट अब अपनी इंतहा पर थी। वो उसके इतने करीब थी कि उसके परफ्यूम की खुशबू महसूस कर रही थी। टेबल पर धरे उसके हाथ की कलाई में बंधी घड़ी से डायल पर टिक टिक करती सुई देख सकती थी। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर सकती थी तो वो गर्दन मोड़कर उसे इतने करीब से देखना था। वो गलत जगह बैठ गई थी। आयशा आबिदीन को मेन्यू देखते हुए एहसास हुआ था। जिब्रील मेजबान था और वो सभी से पूछ रहा था। उसने आयशा से भी पूछा था। आयशा को मेन्यू कार्ड पर उस वक्त कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो इस एहसास से गायब हो गया था कि वो गर्दन मोड़कर उसे देख रहा था। जो सब लेंगे मैं भी ले लूंगी। आयशा ने जैसे सबसे महफूज हल तलाश किया था। जिब्रील मुस्कुराया और उसने अपना और उसका ऑर्डर एक ही जैसा नोट करवाया। वो एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा था जिसे उसने ड्रिंक्स के साथ ऑर्डर किया था, और बाद में कॉफ़ी के साथ चॉकलेट मूस। निसा अपना ऑर्डर पहले दे चुकी थी और बाकी सब लोग भी अपने ऑर्डर नोट करवा रहे थे। हैमबर्गर, श्रिम्प्स, स्टफ्ड टर्की, ये अमेरिकन दोस्तों के ऑर्डर थे। निसा ने एक सालमन सैंडविच मंगाया था। मैं इस साल मेडिकल में चली जाऊंगी, मेरा एडमिशन हो गया है। दौरान गुफ्तगू जिब्रील के सवाल पर यकदम उसने बताया। फैंटास्टिक, उसने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खुद भी मेडिसिन में ही जा रहा था। वो सब लोग गुफ्तगू में मसरूफ थे, और इस गुफ्तगू में उसकी खामोशी को जिब्रील ही वक्तन फवक्तन एक सवाल से तोड़ता। वो जैसे उसे बोरियत से बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर शामिल करने की। और आयशा ने हर चीज़ महसूस की थी। वो जिन टीन एजर्स को जानती थी वो और तरह के थे, ये और तरह का था। खाना आने पर वो इसी तरह गुफ्तगू में मसरूफ खुद को खाने के साथ साथ आयशा को भी सर्व करता रहा, यूं जैसे वो रूटीन में ये सब करने का आदी रहा हो। मोहम्मद जिब्रील सिकंदर से होने वाली वो पहली मुलाकात और इसमें होने वाली एक एक चीज आयशा आबिदीन के जहन और दिल दोनों पर नक्श हो गई थी। जिस भी लड़की का ये नसीब होगा वो बेहद खुशकिस्मत होगी। उसने बेहद दिल से ख्वाहिश और दुआ की थी। इस उम्र में भी उसने अपनी जिंदगी के हवाले से कुछ भी सोचना शुरू नहीं किया था। अगर करती तो जिब्रील वो पहला लड़का होता कि इसी जैसे शख्स की ख्वाहिश वो अपने लिए करती। जिब्रील ने उसके लाशऊर को इस पहली मुलाकात में इस तरह मुतासिर किया था। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ कर रही हूं निसा कि तुम्हारी शादी जिब्रील से हो जाए। जब भी हो वो बहुत अच्छा है। इस कैफे से उस शाम घर वापस आने के बाद आयशा ने निसा से कहा था। वो जवाबन हंसी। खैर अभी शादी वगैरह का कोई सीन नहीं हो सकता हम दोनों के लिए। वो बहुत यंग है और मुझे अपना करियर बनाना है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है, और अगर कभी भी उसने मुझसे कुछ कहा तो मैं इनकार नहीं करूंगी। कौन इनकार कर सकता है जिब्रील को अपने बेडरूम में कपड़े तब्दील करने के लिए निकालते हुए निसा ने उससे कहा। उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। तुमने देखा
वो किस तरह तुम्हें तवज्जो दे रहा था। मुझे याद नहीं मैं कभी अपने साथ कोई गेस्ट लेकर गई हूं और जिब्रील ने उसे इस तरह तवज्जो ना दी हो। आयशा का दिल अजीब अंदाज में बुझा। तो वो तवज्जो सभी के लिए होती थी और आदत थी, मेहरबानी नहीं। उसने कुछ मायूसी से सोचा। तुम्हें पता है मुझे क्यों अच्छा लगता है वो? निसा उससे कह रही थी। वो हाफिज कुरान है, बहुत बाअमल है। कभी तुम उसकी तिलावत सुनो, लेकिन इतना मजहबी होने के बावजूद वो बहुत लिबरल है। तंग नजर नहीं है जैसे बहुत सारे मुस्लिम हो जाते हैं। ना ही उसको मैंने कभी दूसरों के हवाले से शिद्दत पसंद पाया है। मुझे नहीं याद कभी उसने मेरे या किसी और फीमेल क्लास फेलो के लिबास के हवाले से कुछ कहा हो या वैसे किसी के बारे में कमेंट किया हो। कभी नहीं। निसा कहती जा रही थी। वो लिबास के मामले में खासी मॉडर्न थी और उसे ये काबिल कबूल नहीं था कि कोई उस पर इस हवाले से कोई कदगन लगाए, और जिब्रील में उसे ये खूबी भी नजर आ गई थी। आयशा बिल्कुल किसी सहरज़दा मामूल की तरह ये सब सुन रही थी। निसा के इंकशाफात में जैसे आयशा के लिए उसकी जिंदगी के आइडियल लाइफ पार्टनर की चेकलिस्ट में मौजूद खूबियों की तादाद बढ़ा दी थी। वो फजर के वक्त नमाज के लिए उठी थी और इस वक्त नमाज पढ़ने के बाद उसने एक बार फिर फेसबुक चेक किया था और खुशी की एक अजीब लहर उसके अंदर से गुजरी थी। वो ऐड हो चुकी थी और जो पहला काम आयशा ने किया था वो उसकी तस्वीरों में उसकी फैमिली की तस्वीरों की तलाश थी और उसे नाकामी नहीं हुई थी। उसके अकाउंट में उसकी फैमिली की बहुत सारी तस्वीर थी। सालार सिकंदर की, हिजाब में मलबूस इमामा की, उसकी नौ उम्र बहन इनाया की, हुमैन की और रईसा की, जिब्रील के अंकल्स और कजन्स की, जो उनकी फैमिली के बरक्स बेहद मॉडर्न नजर आ रहे थे, लेकिन उन सब में अजीब हम आहंगी नजर आ रही थी। वो जिब्रील सिकंदर से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती थी। लेकिन वो और उसकी फैमिली यकदम जैसे उसके लिए एक आइडियल फैमिली की शक्ल इख्तियार कर गए थे। ऐसी फैमिली जिसका वो हिस्सा बनना चाहती थी। वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकी थी, लेकिन आयशा आबिदीन को एहसन साद और उसकी फैमिली से पहली बार मुतारिफ होकर भी ऐसा ही लगा था कि वो जिब्रील सिकंदर जैसा खानदान था और एहसन साद जिब्रील सिकंदर जैसा मर्द, काबिल बाअमल मुसलमान हाफिज कुरान। आयशा आबिदीन ने जिब्रील सिकंदर के धोखे में एहसन साद को अपनाने का फैसला किया था। इस किताब का पहला बाब अगले 9 अबवाब से मुख्तलिफ था। उसे पढ़ने वाला कोई भी शख्स ये फर्क महसूस किए बगैर नहीं रह सकता था कि पहला बाब बदल दिया था। नम आंखों के साथ उसने प्रिंट की दबाई, पर प्रिंटर बर्क रफ्तारी से वो 50 सफ़े निकालने लगा जो इस किताब का तरमीम शुदा पहला बाब थे। उसने टेबल पर पड़ी डिस्क उठाई और बेहद थके हुए अंदाज में उस पर एक नज़र डाली। फिर उसने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ डाला, फिर चंद और टुकड़े। अपनी हथेली पर पड़े इन टुकड़ों को एक नज़र देखने के बाद उसने उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। डिस्क का कवर उठाकर उसने ज़ेरे लब उस पर लिखे चंद लफ्ज़ों को पढ़ा। फिर चंद लम्हे पहले लैपटॉप से निकाली हुई डिस्क उसने उस कवर में डाल दी। प्रिंटर तब तक अपना काम मुकम्मल कर चुका था। उसने ट्रे में से इन सफ़ात को निकाल दिया। बड़ी एहतियात के साथ उसने उन्हें एक फाइल कवर में रखकर उन्हें दूसरी फाइल कवर्स के साथ रख दिया, जिनमें इस किताब के बाकी 9 अबवाब थे। एक गहरा सांस लेते हुए वो उठ खड़ी हुई। खड़े होकर उसने एक आखिरी नज़र उस लैपटॉप की मध्यम पड़ती स्क्रीन पर डाली। स्क्रीन तारीख होने से पहले इस पर एक तहरीर उभरी थी, विल बी वेटिंग। उसकी आंखों में ठहरी नमी यकदम छलक पड़ी थी। वो मुस्कुरा दी। स्क्रीन अब तारीख होने लगी। उसने पलटकर एक नज़र कमरे को देखा, फिर बेड की तरफ चली आई। एक अजीब सी थकन उसके वजूद पर छाने लगी थी।
उसके वजूद पर या हर चीज पर। बेड पर बैठकर चंद लम्हे उसने बेड साइड टेबल पर पड़ी चीजों पर नजर दौड़ाई। वो पता नहीं कब वहां अपनी रिस्ट वॉच छोड़ गया था। शायद रात को जब वो वहां था, वो वुजू करने गया था। फिर शायद उसे याद नहीं रहा था। वो रिस्ट वॉच उठाकर उसे देखने लगी। सेकंड्स की सुई कभी नहीं रुकती, सिर्फ मिनट और घंटे हैं, और जो रुकते हुए नजर आते हैं। सफर खत्म होता है, सफर शुरू हो जाता है। बहुत देर तक उस घड़ी पर उंगलियां फेरती वो, जैसे उसके लम्स को खोजती रही। वो लम्स वहां नहीं था। वो उसके घर की वाहिद घड़ी थी जिसका टाइम बिल्कुल ठीक होता था। सिर्फ मिनट नहीं, सेकंड्स तक। कामलियत इस घड़ी में नहीं थी, इस शख्स के वजूद में थी जिसके हाथ पर वो होती थी। उसने आंखों की नमी साफ करते हुए उस घड़ी को दोबारा साइड टेबल पर रख दिया। कंबल अपने ऊपर खींचते हुए वो बिस्तर पर लेट गई। उसने लाइट बंद नहीं की थी, उसने दरवाजा भी मकफिल नहीं किया था। वो उसका इंतजार कर रही थी। बाज दफा इंतजार बहुत लंबा होता है, बाज दफा इंतजार बहुत मुख्तसर होता है। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। वो उसे नींद समझ रही थी, हमेशा की तरह आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए। वो उसे चारों तरफ फूंक रही थी। जब उसे वो याद आया, वो इस वक्त वहां होता तो उससे आयतुल कुर्सी अपने ऊपर फूंकने की फरमाइश करता। बेड साइड टेबल पर पड़े एक फोटो फ्रेम को उठाकर उसने बड़ी नरमी के साथ उस पर फूंक मारी। फिर फ्रेम के शीशे पर नजर ना आने वाली गर्द को अपनी उंगलियों से साफ किया। चंद लम्हे तक वो फ्रेम में उस एक चेहरे को देखती रही। फिर उसने उसको दोबारा बेड साइड टेबल पर रख दिया। सब कुछ जैसे एक बार फिर से याद आने लगा था। उसका वजूद एक बार फिर से रेत बनने लगा था। आंखों में एक बार फिर से नमी आने लगी थी। उसने आंखें बंद कर ली। उसे बहुत देर हो गई थी। इमामा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली थी। कमरे में नींद तारीकी थी। सालार उसके बराबर में सो रहा था। उसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। रात का आखिरी पहर था। वो उठकर बैठ गई। अजीब ख्वाब था। वो किसका इंतजार कर रही थी, उसे ख्वाब में भी समझ में नहीं आया था। किताब के वो 10 अबवाब सालार के थे। वो किताब सालार ही लिख रहा था और अभी तक उसके 9 अबवाब लिखे जा चुके थे, 10वां नहीं। वो घड़ी भी सालार की थी और सालार ने हुमैन की पिछली बर्थडे पर उसकी जिद और इसरार पर उसे दी थी, और अब वो घड़ी हुमैन बांधता था। और उसने ख्वाब में अपने आप को बूढ़ा देखा था। वो उसका मुस्तकबिल था। वो किसी को याद कर रही थी, किसी के लिए उदास थी, मगर किसके लिए? वो किसका इंतजार कर रही थी? और कोई नहीं आ रहा था, मगर कौन? और फिर वो तहरीर विल बी वेटिंग ख्वाब की एक एक तफसील को दोहरा रही थी, एक एक जुजियात को दोहरा सकती थी। वो बिस्तर से उठ गई बेहद बेचैनी के आलम में। उनकी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। वो उस घर में उनकी आखिरी रात थी। इसके बाद वो उन सब के साथ पाकिस्तान जाने वाली थी और सालार और जिब्रील को वहीं रह जाना था। एक बार फिर से उसका घर खत्म हो जाना था। ये जैसे उसकी जिंदगी का एक अंदाज ही बन गया था। मगर बनना, घर खत्म होना, फिर बनना, फिर खत्म होना, एक अजीब हिजरत थी जो खत्म ही नहीं होती थी। और इस हिजरत में अपने घर की वो ख्वाहिश और ख्वाब पता नहीं क्या चला गया था। वो इस रात इस तरह ख्वाब से जागने के बाद भी बहुत उदास थी। पहले वो सालार की बेइंतहा मसरूफियत की वजह से उसके बगैर अपने आप को रहने की आदी कर पाई थी, और अब पाकिस्तान चले जाने के बाद उसे जिब्रील के बगैर भी रहना था। वो चलती हुई कमरे में मौजूद सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे उसके सर में दर्द होने लगा था, और सोफे पर बैठते हुए उसे एक बार फिर इस ख्वाब का ख्याल आने लगा था।
उस ख्वाब के बारे में सोचते सोचते वो बुरी तरह ठटकी। किताब के 10 अबवाब, उसकी उदासी, उसका बुढ़ापा, किसी को याद करना। उसे याद आया था इस किताब का हर बाब सालार की जिंदगी के 5 सालों पर मुश्तमिल था। डॉक्टर्स ने सालार को 7 से 10 साल की जिंदगी की मोहलत दी थी और किताब का 10वां बाब 50 साल के बाद खत्म हो रहा था।